Hello everyone, my name is Dr. Priya Ladha. I am Quality Head of Orange City Hospital. Today I will be talking about hospital committees. Okay, so in our hospital we have a set of committees which are as follows. In the further presentation we'll be talking about hospital committees. तो हमने जो टॉपिक कवर किया है इस प्रेजेंटेशन में दैट इज हॉस्पिटल कमिटीज ओनली. If you have been attending induction program, you might have heard about committees in your other presentations also, like in HR induction. Ma'am must have told you about grievance committee and also about internal communications committee. So details of every committee in hospital we will read in this presentation. I will be telling you about each and every committee in this presentation. तो सबसे पहला कमेटी क्या है, क्यों है और कमेटी में कौन लोग हैं. ठीक है. तो व्हाट इज अ कमेटी? अ ग्रुप ऑफ पीपल who are appointed by top management to whom a matter is referred or is committed for attention, investigation, analysis or resolution. इसका मतलब ये होता है कि कमेटी में कुछ लोग होते हैं, 8-10 लोग होते हैं. ये लोग जो है वो टॉप मैनेजमेंट द्वारा अपॉइंटेड हैं. टॉप मैनेजमेंट यानी जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो बताते हैं कि कौन सी कमेटी में कौन से लोग रहने वाले हैं. इसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, तो अगर कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब उस कमेटी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, उनका कोई पॉलिसीज रिन्यू करना है या फिर री रिव्यू करना है या फिर नया बनाना है या कोई नया प्रोसेस या प्रोटोकॉल बनाना है, तो हम उस पर्टिकुलर कमेटी में डिस्कस करते हैं. तो इसमें मेंबर्स कौन कौन रहने वाले हैं? मेंबर्स जो रहते हैं वो है मेंबर्स फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कोई भी डायरेक्टर में से एक हर एक कमेटी का पार्ट है. मेडिकल फ्रेटर्निटी से डॉक्टर, सर्जन या एनेस्थेटिस्ट, whosoever is related to that committee वो इसका पार्ट रहेगा. नर्सिंग से कोई रहेगा, क्वालिटी से कोई रहेगा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल, जैसे कि एचआर रिलेटेड कमेटी में एचआर रहते हैं तो वो इसका पार्ट होते हैं. मेंबर्स फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स हमारे जो 11 कमिटीज़ है उसमें वन ऑफ द डायरेक्टर्स रहेंगे. हर कमेटी में वन ऑफ द डायरेक्टर्स रहेंगे. मेडिकल फ्रेटर्निटी में से कोई भी सीनियर डॉक्टर, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट रहते हैं. नर्सिंग प्रोफेशनल में से या तो नर्सिंग हेड या तो आईसीएन या तो फिर कोई इंचार्ज सिस्टर रहती है. क्वालिटी प्रोफेशनल में मैं रहती हूँ. और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल में से जैसे मैंने बताया, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कमेटी है तो सुनील सर रहते हैं. अगर एचआर रिलेटेड कमेटी है तो सरामा मैडम रहती है. सेफ्टी रिलेटेड कमी है तो सेफ्टी कमेटी है तो सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं. तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक कमेटी बनाते हैं. जो लिस्ट ऑफ कमिटीज़ है वो हर साल रिन्यू होती है. एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी हम लोग कमिटीज़ रिवाइज करते हैं और रिवाइज करके वो लोगों को इन्फॉर्म करते हैं जो उस कमेटी के मेंबर्स हैं. अलोंग विद देम पूरे हॉस्पिटल में वो लिस्ट सर्कुलेट की जाती है कि कौन कौन सी कमेटी का मेंबर है. ठीक है. नेक्स्ट कौन सी कमिटीज़ है, तो सबसे एक टॉप मोस्ट कमिटी है क्वालिटी क्वालिटी अश्योरेंस कमेटी. क्वालिटी अश्योरेंस कमेटी इज़ द मदर ऑफ ऑल द कमिटीज़. ठीक है. कोई भी कमेटी से रिलेटेड कोई डिसीजन अगर पेंडिंग है तो वो क्वालिटी में डिफ़र की कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये सारे कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो क्वालिटी कमेटी के मेंबर हैं. ठीक है. तो उसके बाद हमने इसको दो में बाइफरकेट किया है, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल कमेटी. क्लिनिकल कमिटीज़ में कौन-कौन से कमिटीज़ आते हैं? कोड ब्लू कमिटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमिटी, ओटी कमिटी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी, ड्रग्स एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट कमिटी. अब हम एक-एक कमिटी के बारे में थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करेंगे सो दैट आपको समझ में आए कि वो कमिटी करती क्या है. कोड ब्लू कमिटी, कोड ब्लू मतलब नाम से समझ में आ रहा है. कोड ब्लू जो हम कोड अनाउंस करते हैं और सीपीआर दिया जाता है, तो उस सीपीआर का इफ़ेक्टिवनेस कितना था वो एनालिसिस करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है.
हर कोड ब्लू जो है उसके बाद में एक सीपीआर रनिंग शीट भरी जाती है। उस रनिंग शीट के पीछे जो इश्यूज हैं ड्यूरिंग द सीपीआर वो मार्क किए जाते हैं, और हर सीपीआर का पोस्ट इवेंट एनालिसिस और करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन इस कमेटी में डिस्कस होता है। तो अगर किसी ने भी पूछा कि आपका कोड ब्लू कमेटी क्या करता है, तो आपको बताना आना चाहिए कि सीपीआर का इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट करता है। वैसे ही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमेटी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमेटी क्या करता होगा? एक तो पहला कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं वो इसमें डिस्कस होते हैं। दूसरा कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कभी-कभी रिएक्शंस हो जाते हैं, तो हम लोग एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का फॉर्म भरते हैं। अब उसका एनालिसिस इस कमेटी में करते हैं कि रिएक्शन क्यों हुआ होगा, और रिएक्शन आगे और नहीं होने चाहिए करके हम लोग क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमेटी में डिस्कस होता है। आप किसी वार्ड में पोस्टेड हो, वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन निकला, आपने रिपोर्ट किया और वो कमेटी में डिस्कस होगा। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बाद आप क्या करते हैं, तो आपको ये बताना है कि जो भी आप पहले क्लिनिकल चीज़ें करते हैं, ब्लड स्टॉप करते हैं, सैंपल भेजते हैं, फॉर्म भरते हैं, वो सब ठीक है। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन फॉर्म हम कमेटी को भी सबमिट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमेटी को हम क्वालिटी डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं, एंड देन वो डिस्कस होता है इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमेटी मीटिंग, और उसके बाद जो भी वो करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन बताते हैं वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ओटी कमेटी नाम से समझ में आता है, ओटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो ओटी कमेटी में डिस्कस होते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में एचआईसी रिलेटेड सारे इश्यूज इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में डिस्कस होते हैं। ड्रग्स एंड थेराप्यूटिक कमेटी में नया हॉस्पिटल का फॉर्मूलरी बनाना, फिर लासा की लिस्ट, लुक अलाइक साउंड अलाइक की जो लिस्ट है, हाई रिस्क ड्रग्स की जो लिस्ट है, और जितने भी ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब हम इस कमेटी के अप्रूवल के बिना नहीं करते हैं। ठीक है? तो अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन या कोई मेडिकेशन एरर या प्रिस्क्रिप्शन एरर आता है और रिपोर्ट होता है, तो हम लोग इस कमेटी में उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है? उसका जो करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन है ये कमेटी के मेंबर्स हमको बताते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट कमेटी क्या होती है? जो मेडिकल रिकॉर्ड्स मतलब जो पेशेंट के फाइल केस शीट्स जो आप लोग लिखते हो, वो उसका ऑडिट होता है हर महीने। महीने के लास्ट वीक ऑफ द मंथ में वो रिकॉर्ड्स का ऑडिट किया जाता है, डिस्चार्ज ऑडिट प्लस एक्टिव फाइल्स का भी ऑडिट किया जाता है। तो इस ऑडिट के जो फाइंडिंग्स है वो इस कमेटी में डिस्कस होते हैं, और उसके लिए हम लोगों को क्या सॉल्यूशंस करने हैं, क्या प्रिवेंटिव एक्शन करने हैं, वो इस कमेटी में डिस्कस होता है। तो ये सारी क्लिनिकल कमेटीज़ हैं। नॉन क्लिनिकल कमेटी में क्या क्या होता है? सेफ्टी कमेटी, इंटरनल कम्युनिकेशन कमेटी, प्रिविलेजिंग एंड क्रेडेंशियलिंग कमेटी एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। तो सेफ्टी कमेटी क्या करती होगी? तो विजिटर्स की सेफ्टी, स्टाफ की सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी एंड एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी, ये चार ग्रुप ऑफ पीपल की सेफ्टी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल व्हेन दीज पीपल आर इनसाइड द रूफ ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है? तो सेफ्टी कमेटी का काम होता है कि हर लोग जो इस बिल्डिंग के अंदर है वो लोग सेफ होने चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल में की जाती है सेफ्टी के लिए। उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या कोई पॉलिसीज़ रिन्यू करनी है सेफ्टी रिलेटेड, तो वो सब इस कमेटी में डिस्कस होती हैं। इंटरनल कम्युनिकेशंस कमेटी क्या होती है? ये कमेटी स्पेशली फीमेल स्टाफ और पेशेंट्स के लिए बनाई गई है। अगर किसी फीमेल स्टाफ को अपने कलीग से, अपने सीनियर से या किसी से भी कोई अगर इश्यूज है, बेसिकली दिस कमेटी इज मेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन। तो ऐसे कोई भी इश्यूज हैं इससे रिलेटेड तो वो इस कमेटी में बता सकते हैं। इस कमेटी में एक लीगल एडवाइज़र भी है जो कि फिर लीगल इश्यूज अगर कुछ बनता है तो उसके लिए हेल्प करता है। तो हर फीमेल स्टाफ को इस कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिविलेजिंग एंड क्रेडेंशियलिंग कमेटी। प्रिविलेजिंग एंड क्रेडेंशियलिंग होता क्या है पहले वो समझ लो। क्रेडेंशियल्स मतलब जो आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होता है उसको क्रेडेंशियल बोलते हैं। उस क्रेडेंशियल के बेसिस में आपको काम करने के लिए प्रिविलेजेस दिए जाते हैं।
जैसे कि एक सिस्टर है जिसके पास में जो क्वालिफाइड है जीएनएम, बट उसको वर्क एक्सपीरियंस है 4 साल 5 साल का, उसने पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम किया है, तो उसका एक्सपीरियंस हो जाता है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का। तो उसको जो प्रिविलेजेस दिए जाएंगे वो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम करने के दिए जाएंगे। शी कैन नॉट वर्क इन गायनिक डिपार्टमेंट एज सून एज शी ज्वाइन, या फिर उनको अगर गायनिक में ज्वाइन करना है तो पहले आपको एज ऑब्जर्वर या एज असिस्टेंट ज्वाइन करना पड़ेगा। आप वहाँ का पैटर्न सीखेंगे और उसके बाद आपको वहाँ के प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। या वाइस वर्सा, कोई स्टाफ अगर है जिसको पीडियाट्रिक का एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम करने की, और फिर वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आपको प्रिविलेजेस मिलेंगे टू वर्क इन दैट डिपार्टमेंट। तो क्रीडेंशियल और प्रिविलेजेस जो है ये हर मेडिकल प्रोफेशनल के लिए है, हर नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए। इवन डॉक्टर्स का भी क्रीडेंशियलिंग और प्रिविलेजिंग होता है, सर्जन का भी होता है, एनेस्थेटिस्ट का भी होता है, कार्डियोलॉजिस्ट का भी होता है। हर एक मेडिकल प्रोफेशनल का क्रीडेंशियलिंग और प्रिविलेजिंग होने के बाद ये डिसाइड होता है कि उनको क्या क्या प्रिविलेजेस हॉस्पिटल में दिए गए हैं। फिर आती है ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। ग्रीवेंस रिड्रेसल कैन बी फॉर बोथ पेशेंट एंड स्टाफ। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है? ग्रीवेंस का मतलब होता है कोई परेशानी, आपस में कोई झगड़ा, ठीक है। अगर स्टाफ का एक दूसरे स्टाफ के साथ में कोई इशू हो गया है, या फिर स्टाफ का अपने सीनियर के साथ या पेशेंट के साथ, तो वो रिटर्न में ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं एचआर के पास में या फिर इस कमिटी के पास में। वो वो ग्रीवेंस इस कमिटी में डिस्कस होता है और उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। सेम पेशेंट्स के लिए भी है कि पेशेंट्स को अगर कोई इशू है रिगार्डिंग हॉस्पिटल स्टे और रिगार्डिंग एनी स्टाफ से कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस कमिटी में आके डिस्कस होता है। पेशेंट तो रिपोर्ट करके चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग इस कमिटी में डिस्कस करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 11 कमिटीज विच एवरी वन ऑफ यू शुड नो। नेक्स्ट इज एनी क्वेश्चंस अबाउट कमिटीज, तो आप लोग ग्रुप में डाल सकते हो वीडियो अपलोड होने के बाद में। थैंक यू। थैंक यू भी नहीं बोलना।